जरिए नहीं बल्कि टैक्स भरिए और टैक्स भरने की राह में आपको जितनी भी मुश्किलें आती है उसको दूर करते हैं हम, बिल्कुल आपके पर्सनल टैक्स गाइड की तरह। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपकी टैक्स की उलझन को कम करने के लिए मेरे साथ है आप सभी के चहेते टैक्स एक्सपर्ट यानी टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और लखोटिया जी के लिए मैं हमेशा यही कहती हूं कि आप जितने भी मुश्किल सवाल इनके पास भेजिए, इनसे आपको आसान जवाब ही मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले आज के शो का फोकस, पैन पर जारी हो गए हैं नए नियम और इसके बाद टैक्स पेयर्स को क्या रखना है ध्यान अपने पैन नंबर को लेकर, अटल पेंशन योजना और एनपीएस में क्या अंतर होता है, और अगर विदेश से हुई है आपको कमाई तो कैसे तय होगी टैक्स की देनदारी। इन सभी टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट काम की बात वो है आपका पैन नंबर। अब आपको अपने परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। सरकार ने ऐसे नियम बनाए कि अब आपको बहुत सारे ओकेजन में से कोट करना है। क्यों लखोटिया जी, पैन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे पहले सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदो या बेचो, पैन लगाओ। और साथ ही साथ अगर आपने पैन आपको तब भी देना पड़ेगा अगर आपका सर्कल रेट प्रॉपर्टी का 10 लाख रुपए से ज्यादा है। सेकंड इंपॉर्टेंट आइटम है डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव बैंक, नया जोड़ा गया, विथ पोस्ट ऑफिस, विथ निधि, विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन सब के लिए भी पैन की जरूरत है। तथा साथ ही अगर डिपॉजिट हुआ 5 लाख रुपए से ज्यादा तब भी पैन चाहिए। अब जरा जाइए, होटल में घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, तो पेमेंट करोगे रेस्टोरेंट में, होटल के रेस्टोरेंट या होटल दोनों में किसी को भी 50,000 रुपए से ज्यादा तो भी पैन सबमिट करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट महंगे, मेरा पैसा मेरे बैंक में जमा कराता हूं तो भी 50,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में ट्रांजैक्शन होगा तो आपको देना पड़ेगा डिटेल। अब आइए, छुट्टियां तो अभी बिता के आए हैं, अब न्यू ईयर ये वो क्रिसमस में, अब अगली छुट्टियां आ जाएगा, आपके बच्चों की छुट्टियों के समय ध्यान रखिएगा। फॉरेन ट्रेवल, परचेज ऑफ करेंसी, पेमेंट टू ट्रेवल एजेंट, इन सब की अमाउंट मिला के भी 50,000 से ज्यादा हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। और अगला है इन्वेस्टमेंट, आपका ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी का भी शेयर खरीदने 1 लाख से ज्यादा एक ट्रांजैक्शन तो पैन देना पड़ेगा। घबराओ नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी साल भर में अगर आप 50,000 से ज्यादा खरीदे पेमेंट देवे तो भी पैन। सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया जो है वो है परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, 2 लाख रुपए से ज्यादा हो पर ट्रांजैक्शन तो देना पड़ेगा। जितने भी बड़े अब आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आप जरूर चेक कर लें कि आपको पैन नंबर वहां पे पब्लिश करना है या नहीं, और इसका ख्याल रखें और पैन नंबर जरूर दें। और अब जमशेदपुर से प्रवीण रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है टैक्स को लेकर आपको? नमस्कार लखोटिया जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं और मैं अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन थ्रू सीपीएफ करता हूं जो कि 50,000 से ऊपर है, करीब 55,000 है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 80C से में जो कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ, यूलिप और इंश्योरेंस है, उससे मैं जब अगर अपना 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेता हूं तो ये जो मेरा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा रहा है थ्रू सीपीएफ, उसमें 80CC D1B में हमको छूट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आपके लिए तो सरकार ने बनाई ये छूट कि ताकि बाकी चीजें 1.5 लाख रुपए के डब्बे में ले लो जो लेना है, चाहे पीपीएफ ले हो, इंश्योरेंस ले हो या कुछ भी ले हो। अब बाद में एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 का 80CC D1B, हाँ सेक्शन लंबा है, फायदा भी तो ज्यादा है, फिर इसलिए तो आप ले हो और क्लेम करो।
अगला सवाल है योगेश भट्ट जी का। इन्होंने 84 महीने की अवधि के लिए एक आरडी कराई है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो अगस्त 2020 में मैच्योर होने वाली है। जानना चाहते हैं कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स लगेगा या नहीं। लंबी चौड़ी प्लानिंग है, 2020 में पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी बताइए लखोटिया जी। बताएंगे अभी, इसी समय बताएंगे, पर पहले आपको बधाई दे दें कि छोटे छोटे सेविंग करते करते 2020 तक काफी अच्छी रकम हो जाएगी और काम आएगी आपके लिए। अब ध्यान रखिए, जब पेमेंट मिलेगा पूरी रकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, केवल जो ब्याज का कॉम्पोनेंट है उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। और अब सवाल मुंबई के मोहन स्वामी का। इन्होंने क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स अदा कर दिया है, लेकिन किन्हीं वजहों से इस एफडी को इन्हें समय से पहले ही तोड़ना पड़ा, जिस वजह से इन्हें तय ब्याज दर से कम ब्याज मिला है और इनकी टैक्स की देनदारी कम हो गई है। मोहन स्वामी जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा टैक्स चुकाया था, क्या उसका रिफंड ये हासिल कर सकते हैं? नहीं भैया नहीं, उसका रिफंड तो नहीं मिलेगा। आपकी क्यूमुलेटिव एफडीआर थी, जिसके हर साल जो ब्याज एक्यूमुलेट होता है उसके ऊपर बैंक ने टैक्स आपका काट लिया, जमा करा दिया, इनकम में आपने भी दिखला दिया। अब क्या है, अब आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, ऐसा करने पे बैंक आपको कम ब्याज अभी देगा। जो कम ब्याज देगा उस पे ही इनकम टैक्स काटेगा, उसी को आप अपनी इनकम में दिखलाएंगे। इसमें पहले वाले टीडीएस का रिफंड का कोई सवाल नहीं है। और अगला सवाल है लखोटिया जी, अभी हम पैन पर बात कर रहे थे और पैन पर ही सवाल पूछ रहे हैं कुणाल टंडन। ये अपने किसी परिचित या किसी फ्रेंड के अकाउंट में 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं और इनका सवाल है क्या इन्हें पैन कार्ड पेश करना होगा? लगता है आपने काफी बारीकी से ये प्रावधान पढ़ लिए, क्योंकि उस प्रावधान में कहीं लिखा नहीं हुआ मेरे बैंक में जमा कराऊं तो 50,000 के ऊपर पैन देना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना पैसा जमा कराए अपने अकाउंट में तब तो पैन देना है, पर मैं किसी दूसरे दोस्त के अकाउंट में जमा करा दूं तो पैन देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लॉ बड़ा क्लियर कट है, केवल यही है आंसर। बैंक में 50,000 से ज्यादा कैश जमा कराएंगे अकाउंट होल्डर का पैन देना पड़ेगा। इसलिए आपकी ड्यूटी है, अगर आप किसी दोस्त या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में भी जमा कराते हो कैश, तो अकाउंट होल्डर का पैन नंबर जरूरी है देना। अनु कुमार जी पूछ रहे हैं कि अटल पेंशन योजना और ये एनपीएस, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? और ये अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं, लेकिन एनपीएस को लेकर इन्हें कुछ दुविधा है। अगर आपकी इनकम बहुत कम है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, पैसा बहुत कम इन्वेस्ट करने का है, तब तो एनपीएस अच्छी बात है। एनपीएस तब तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन्वेस्ट करें अटल योजना में। पर अगर पैसे ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तब एनपीएस में यूज करें इन्वेस्टमेंट। एनपीएस और अटल में ये भी डिफरेंस है, अटल में अमाउंट फिक्स्ड है, आपको जो मिलेगा, पर एनपीएस में फायदा है, अच्छे स्कीम को ले ले तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और अटल में 40 साल की उम्र के बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 18 से 40, और एनपीएस में 18 से 60 साल की उम्र। और लास्ट पॉइंट, अटल के अंदर आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, इन्वेस्ट करोगे पैसा रिफंड मिलेगा। 1,000 रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्ट करो, मिनिमम इन्वेस्ट करो, तो जितना तक आपने इन्वेस्ट किया उसका 50% गवर्नमेंट भी आपको कंट्रीब्यूट करेगी फर्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो आप ये देखिए कि आपका टोटल इनकम, वेल्थ आदि कितनी है, ज्यादा वेल्थ है तो नहीं मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट, अटल योजना में टेक्निकली अगर हम देखें तो 80 CCD की लिमिट के अंतर्गत एक्स्ट्रा डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, जबकि एनपीएस के लिए क्लियर कट एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 के निवेश का रखा हुआ है। पीयूष बंसल जी के सवाल को शामिल करते हैं। पीयूष जानना चाहते हैं कि क्या उन सैनिकों को पेंशन पर इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं? जी हाँ, आर्म्ड फोर्सेस के वो व्यक्ति जो विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, सरकार ने एक सर्कुलर बहुत पहले जारी कर दिया, सर्कुलर नंबर 2 डेटेड 2 जुलाई 2001। आपसे अनुरोध है कि कृपया उस सर्कुलर को पढ़ ले, एक एक शब्द देख ले
क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं क्या? अगर हाँ, तो आपकी ये पेंशन की राशि एग्जम्प्टेड होगी। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद अगर विदेश से हो रही है आपको कमाई तो कैसे तय होगी टैक्स की देनदारी, इस काम की बात के साथ हम अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और 2016 में आपका पैन नंबर सुपर इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको पैन दिखाना ही है। तो क्या लखोटिया जी, जिनके पास पैन नहीं है और वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें अनिवार्य है पैन, वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे? पहले तो बार बार सुनना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया नियम, इससे आगे पीछे अप्रैल से ये सब कुछ बातें ध्यान नहीं रख रही, ऑलरेडी स्टार्टेड और चल रहा है, देना पड़ेगा पैन नंबर। समस्या एक आती है कि मेरे पास अगर पैन नहीं है तो क्या ये 20 आइटम की ट्रांजैक्शंस मैं जिंदगी में कर नहीं पाऊंगा? क्या मैं बैंक में कैश जमा नहीं करा पाऊंगा? ऐसे कई ढेर सारे सवाल हमारे छोटे करदाताओं के पास जो नॉन टैक्स पेयर के वास्ते में आएंगे, मस्तिष्क में आएंगे ऐसे जवाब सवाल, और हम जवाब देना चाहेंगे। अगर आपके पैन नंबर नहीं है, ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं जिसमें पैन अब जरूरी हो गया है, ऐसे में आप बेहतर तो ये होगा अगर ढेर सारी ट्रांजैक्शन साल भर में हुए तो बेहतर ये होगा कि आप पैन अप्लाई कर दें। पर अगर आपको लगता है कि एक आध बार ही ऐसा चांस है कि मैं पेन की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोट करना पड़ेगा, तो ऐसी अवस्था में फॉर्म नंबर 60 नंबर फॉर्म को आप भेजें, और जिस व्यक्ति के पास आप जमा करा रहे हैं या जहाँ निवेश कर रहे हैं वहां पर फॉर्म नंबर 60 भरकर दे दें। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए नेम और एड्रेस का सबूत देना पड़ेगा, जो आपके आधार कार्ड से हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारे किसान भाई बहन हैं जिनको भी ये 20 फॉर्मूला के अंदर में पैन देना है और उनकी केवल एग्रीकल्चरल इनकम है, अन्य इनकम नहीं है, उन्हें सिंपल फॉर्म नंबर 61 भरकर जमा देना पड़ेगा, पर देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब मेरे साथ जुड़ गए दिल्ली से दिनेश गुप्ता अपने सवाल के साथ। नमस्ते दिनेश जी, बताइए क्या परेशानी है टैक्स को लेकर? लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। लखोटिया जी, मैंने 2005 में एक प्लॉट लिया था 14 लाख में। 14 लाख में, वेरी गुड। और मैंने उसको नवंबर 15 में 95 लाख का सेल कर दिया। कितने में? 95 लाख। बहुत बधाई, पार्टी तो देना दोस्तों को भैया, बहुत अच्छी कमाई कर ली। थैंक यू सर। अब सर उसकी जो मेरी इंडेक्स कॉस्ट आती है वो 30 लाख के करीब बनती है। ठीक है। और इस तरह मुझे वो 65 लाख का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। समझ गए। तो मेरी क्वेरी ये है सर कि ये 65 लाख में से क्या अगर यदि मैं 50 लाख के कैपिटल गेन बॉन्ड ले लूं और बाकी के 15 लाख में मैं क्या वो 20% के हिसाब से 3 लाख टैक्स दे सकता हूं? नंबर 1, पहले तो 50 लाख जो आपकी कैपिटल गेन्स हुए उसका कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लो। कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदने के लिए आप जिस दिन बेचा उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर आपको कैपिटल में गेन बॉन्ड में निवेश करना है। यहां तक आपकी राशि टैक्स फ्री हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब इन्होंने 15 लाख के लिए बच गए, तो 15 लाख जो बची हुई राशि है उस पे आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भुगतान कर दो एडवांस टैक्स की तारीख के समय तक। और अगर आप कोई कारण से, मुझे उम्र आपकी नहीं पता, अगर आप कोई कारण से सीनियर सिटीजन अगर हैं तो 15 मार्च को ही पेमेंट नहीं करो, रिटर्न भरने के पहले पेमेंट कर दो, तो भी पैनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन को जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है उसको किसी भी प्रकार का एडवांस टैक्स देने का नियम नहीं है। पर बेहतर यही है कि आपकी उम्र नहीं पता तो आप टैक्स दे दो 15 मार्च तक।
बढ़ते अगले सवाल की तरफ, बंगलुरु से प्रशांत देशमुख, इन्होंने 15 दिसंबर 2014 से 14 जुलाई 2015 यानी करीब 7 महीने तक दोहा कतर में काम किया। जानना चाहते हैं क्या इस अवधि में हुई कमाई के लिए इन्हें भारत में टैक्स देना होगा? क्या टोटल काम 7 महीने किया? कहने का मतलब है 2 फाइनेंशियल ईयर है, फिर भी हर एक फाइनेंशियल ईयर में आप रह गए भारत में 182 डेज से ज्यादा। और ये अगर सही है तब तो आपको सारी इनकम पे भारत में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई कारण से पिछले साल इनकम 3-4 महीने आई पर रह रहे सिर्फ 182 दिन से ज्यादा वहां बाहर, तब कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार इस साल इनकम की कमाई कर करा के भारत में आ गए आप लपक के फटाफट, तो ऐसे में अगर आप आ गए यहाँ तब तो 182 दिन से ज्यादा भारत में रहना आपका इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। और अगर वहीं रह रहे हो, कमाई है या नहीं है या कम है, तब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मुद्दा है 182 डेज से कम भारत में रहो, टैक्स नहीं लगेगा, और रहोगे ज्यादा तो सारी टिप के ऊपर टैक्स लगेगा। लेते एक ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद समझेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश करने वाले हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। नया साल शुरू हो गया और कई टैक्स पेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं और उनका सवाल ये आ रहा है कि एलटीसीजी का जो इन्हें निवेश करना है कैपिटल गेन बॉन्ड्स में, क्या वो साल के पहले 3 महीने में कर दें और फिर मार्च के बाद और कर दें तो एक साल में पूरा 50-50 लाख का अच्छा डिविजन हो जाएगा? आपका इस साल का कैपिटल गेन हुआ, मान लो 1 करोड़ हुआ और जनवरी 5 को हुआ 2016 में, आपका 6 महीने का पीरियड है जब आप इसका निवेश कर सकते हैं। आपने क्या किया, 50 लाख तो इस साल मार्च में इन्वेस्ट कर दिया, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, अब आप फटाफट अप्रैल में जाकर 50 लाख और निवेश कर देते हैं और जब रिटर्न फाइल करते हैं 2015-16 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो क्लेम कर लेते हैं कि मैं तो बॉन्ड में निवेश कर दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ने आपके इस खुराफाती आइडिया को बदल दिया है और जल्द कुछ समय पहले ही बदला है। इसलिए एक प्रॉपर्टी के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम जो कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं वो है मैक्सिमम 50 लाख। चालाकी होशियारी से क्लेम मत करिएगा, नहीं तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन हो सकता है आपका। तो जरा सावधानी रखिएगा, ऐसी गलती मत कर बैठिएगा। बिहार के छपरा से एसके जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते जैन साहब, बताइए क्या परेशानी है टैक्स को लेकर? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं लखोटिया जी को बहुत प्रणाम करूंगा और इनका कार्यक्रम मैं बराबर देखता हूं और बहुत फायदा होता है, तो लखोटिया जी को कृपया कर मेरा प्रणाम कर दीजिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ऐसा है लखोटिया साहब कि मैंने एक विला बुक किया था 2007 में एनसीआर में। हाँ हाँ। तो वो कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं और फिर वो पैसा मैं कंज्यूमर फोरम में केस किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर 2015 में वो फाइनली नेशनल कंज्यूमर फोरम से डिसाइड हुआ कि रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट विद 18% एज ए कंपनसेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो 18% इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5 लाख फॉर मेंटल हेरासमेंट। अच्छा। एंड 55,000 एज ए लीगल कॉस्ट। ओके जी। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जो कंपनसेशन मेरे को मिला बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और मेंटल हेरासमेंट के लिए 5 लाख मिला और लीगल कॉस्ट के लिए 55,000 मिला, तो उसका क्या टैक्स लायबिलिटी मेरे को है? सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक छोटी सी जगह छपरा वहां पे बैठे बैठे आपने इन्वेस्ट किया हमारे एनसीआर में, और जब तकलीफ आई बिल्डर ने दिया धोखा या देरी की तो पूरी तरफ से तन मन से लग गए और लग के आपको रिजल्ट भी मिल गया। ये आप प्रेरणा देंगे हमारे सारे इंडिया के निवेशकों को कि तकलीफ आए तो घबराना नहीं। अब आंसर आपके
नंबर 1, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिला है उसमें कोई टैक्स नहीं। नंबर 2, जो राशि आपको ब्याज के रूप में मिली है उस पे टैक्स लगेगा। नंबर 3, जो कंपेंसेशन मिला आपको, अगर ये कैपिटल रिसीट होता तो टैक्स नहीं लगता, पर आपके निवेश के इन्वेस्टमेंट से ये लिंक्ड है, इसलिए कंपेंसेशन पे टैक्स लगेगा। और नंबर 4 आइटम, आपको 55,000 रुपए मिल गए फॉर लीगल फीस एक्सेट्रा। इसके लिए आपने जो खर्चा अगर किया इसमें से वो खर्चा अलाउ होके बैलेंस राशि पे टैक्स लगेगा। इसी के साथ लखोटिया जी आज इतना ही वक्त था। धन्यवाद आपका हमारे वक्त निकालने के लिए। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन टैक्स से जुड़ा जो भी सवाल आपको परेशान कर रहा भेजिए हमारे पास। SMS के जरिए भेज सकते हैं आप अपने सवाल। टीजी लेकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लेकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।